नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम बुक वाइज उत्तराखंड को यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। धामी जी की पुस्तक हमारी अभी चल रही है। आज हम इस सीरीज़ की 17वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गोरखा काल के प्रमुख करों को वहां पे कवर किया था, कुमाऊं के अंदर गोरखा शासन को देखा था। आज की वीडियो में हम पवार वंश की शुरुआत यहाँ पे करेंगे और पवार वंश के बाद फिर गढ़वाल में गोरखा शासन को देखेंगे। गढ़वाल में उनके कौन कौन से गोरखा सूबे रहे वो सब अगली कुछ क्लासेस में कवर करेंगे। पहले पूरे पवार वंश को एक बार फिर से एमसीक्यू के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ और नए तथ्यों के साथ जो आपको इस बुक्स में दिए गए हैं, साथ में पुरानी किताबों के भी तथ्य, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे, हम इनको देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसके द्वारा दी गई पवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है? इनमें से किसके द्वारा दी गई है एक पवार राजाओं की सूची, पवार वंशावली दी गई है। यह सूची हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी और इसीलिए इस सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं। अल्मोड़ा सूची एटकिंसन की सूची को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पवार वंश की जो वंशावली है कई सारे विद्वानों ने दी है। हार्डविक ने भी दी है, विलियम ने भी दी है, एटकिंसन ने भी दी है और बेकेट के द्वारा भी दी गई है। सबसे ज्यादा जो मान्य सूची मानी जाती है वो बेकेट की मानी जाती है और अल्मोड़ा सूची के नाम से एटकिंसन की सूची को माना जाता है। तो आपने इन दोनों को ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मान्य कौन सी है। लगभग 60 राजाओं का उल्लेख इनकी वंशावली में मिलता है। सबसे ज्यादा मान्य बेकेट की सूची है, लेकिन जो सबसे अल्मोड़ा सूची के नाम से फेमस है सबसे ज्यादा, वो एटकिंसन सूची है। ठीक है, पवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? देखिए, पवार वंश का आदि पुरुष ये माना जाता है कनकपाल को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर आपसे डायरेक्ट ये सवाल आए कि किसे मानते हैं तो आप कनकपाल कहेंगे। अगर नाम लेकर आ जाए कि राहुल सांकृत्यान के अनुसार पवार वंश का आदि पुरुष कौन था, तब आप अजयपाल को टिक करेंगे। ठीक है, अगला, पवार वंश का संस्थापक कनकपाल कहां से आया था? पवार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल है। कनकपाल आया कहां से था, ये सवाल पेपर में बना है। कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने चंदवंश जब कवर किया था तो सोमचंद चंदवंश का संस्थापक था, वो कहां से आया था? वो झूसी प्रयाग से आया था। ठीक है, पवार राजाओं के बारे में माना जाता है कि यहाँ जो धार नगरी है गुजरात में, वहां से कनकपाल आया। यहाँ पे उस समय कत्यूरी भानु प्रताप का शासन था चांदपुर गढ़ में। पूरा गढ़वाल अलग अलग छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक गढ़ का नाम था चांदपुर गढ़ और इसी गढ़ में भानु प्रताप की पुत्री से कनकपाल का विवाह होता है और फिर वो चांदपुर गढ़ में पवार वंश की स्थापना करता है। ठीक है, पवार शासकों की राजधानी का सही क्रम क्या है? पवार राजाओं की राजधानी आपसे पूछी जाती है। पवारों की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी थी इनकी चांदपुर गढ़। ठीक है, चांदपुर गढ़ के बाद राजधानी एक और गढ़ में जाती है, देवलगढ़, और देवलगढ़ के बाद राजधानी जो है आपके श्रीनगर में जाती है। तो ये पवार राजाओं की राजधानी का क्रम है। सबसे पहले चांदपुर गढ़, वहां से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर। ठीक है, चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कनकपाल ने। देवलगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? अजयपाल ने। श्रीनगर को राजधानी किसने बनाया था? अजयपाल ने। ठीक है, बाद में श्रीनगर से राजधानी कहां जाती है? श्रीनगर से राजधानी टिहरी में जाती है। ठीक है, इसलिए पवार वंश को भी लगभग 3 कालखंड में पढ़ा जाता है। पहला है अजयपाल से पूर्व का काल, यानी चांदपुर गढ़ में जब राजधानी थी। दूसरा अजयपाल के आगे का काल, जब राजधानी देवलगढ़ गई और फिर श्रीनगर गई। और तीसरा टिहरी रियासत का काल। ठीक है, अगला, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला शासक कौन था? अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला या अपने नाम से मुद्राएं निकालने वाला पहला पवार शासक लखनदेव था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
लखनदेव पवार वंश का 28वां राजा था। ठीक है, पहला राजा कौन है? कनकपाल है। उसके बाद के राजे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा एक और राजा है जो बीच में पड़ता है, वो है 24वां राजा। 24वां राजे का नाम है सोनपाल। ये जो सोनपाल था, इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर भिलंग घाटी में बनाई थी। ठीक है, और इसी भिलंग घाटी में शासन करता था। इसी के बाद 28वें नंबर पे आया लखनदेव। इसे लक्षणदेव भी कहा जाता है। ये पवार वंश का 28वां राजा था और इसने अभी राजधानी कहाँ है? भिलंग घाटी में। यहां पर रहते हुए अपनी मुद्राएं इसने जारी करी और इसके नाम की मुद्राएं हैं, इसीलिए यह माना जाता है कि भिलंग घाटी का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? वो लखनदेव था। ठीक है, लखनदेव या लक्षणदेव इसको कहते हैं। तो आपसे सवाल आ जाए कि भिलंग घाटी का पहला पवार शासक जो स्वतंत्र था वो कौन था? लखनदेव था। लखनदेव जो था वो इस वंश का 28वां राजा है। अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला ये पहला राजा था। इसकी हमें एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? देखिए, रुद्रप्रयाग में धारशिल से हमें एक शिलालेख मिला है। धारशिल शिलालेख इसको कहते हैं। यह शिलालेख पवार राजा अनंतपाल द्वितीय का है। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय का यह अभिलेख है, पवार वंश का है। तो इससे हमें किस वंश की जानकारी मिलेगी? पवार वंश की जानकारी मिलेगी। जो 24वां राजा था सोनपाल, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी थी। अभी हमने देखा भिलंग घाटी में बनाई थी। ये जो जानकारी मिलती है कि राजधानी भिलंग घाटी गई थी, ये 29वें राजा अनंतपाल द्वितीय के धारशिल शिलालेख से मिलती है। गढ़वाल वंश का या जो पवार वंश है उसका इसे सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र जगतपाल का है, लेकिन अगर सबसे पुराना अभिलेख या शिलालेख पूछेगा वो अनंतपाल द्वितीय का है। धारशिल शिलालेख धारशिल से मिला है, इसीलिए उसके नाम पे जाना जाता है। 1994 में यह मिला था। इस शिलालेख को 1355 का माना जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ा ऊपर अभी देखा कि अजयपाल ने राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाई थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि राजधानी कहां पर आ गई? भिलंग घाटी। कौन लाया? सोनपाल। यानी राजधानी वापस चांदपुरगढ़ जाएगी। वापस चांदपुरगढ़ राजधानी आसल देव लेकर गया था, इसको भी ध्यान रख लेंगे। भिलंग घाटी से वापस राजधानी चांदपुरगढ़ कौन लेकर गया? पवार वंश का 33वां राजा था आसल देव, ये लेकर गया था। ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र मिला है? इसे पवार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र माना जाता है। देवप्रयाग का जो फेमस रघुनाथ मंदिर है, द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर से हमें जगतपाल का मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जगतपाल पवार वंश का 34वां राजा था। इसी के काल का लगभग 1455 का यह ताम्रपत्र है। पवार वंश का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र इसे माना जाता है। आपसे एक सवाल पूछा गया था, किस ताम्रपत्र में पवार राजा को रजबार कहा गया है? रजबार बेसिकली अस्कोट के राजाओं के लिए इस्तेमाल होता था। किस ताम्रपत्र में गढ़वाल के राजा पवार राजाओं के लिए रजबार शब्द आया है? यह जगतपाल का ही ताम्रपत्र है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। इसमें रघुनाथ मंदिर को जगतपाल के द्वारा भूमि दान दी गई, इस बात की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, अगला, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? पहला गढ़वाल का राजा कौन था जिसने कुमाऊं पर हमला किया? कई बार हमने देख चुके हैं, चंद्रवंश में भी हमने देखा। गढ़वाल पर हमला करने वाला पहला चंद राजा कीर्ति चंद था। उसने अजयपाल पर आक्रमण किया था। और गढ़वाल का पहला राजा जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया वो अजयपाल था, इसने कीर्ति चंद पर आक्रमण किया था। पहले युद्ध में कहा जाता है कीर्ति चंद जीत जाता है, दूसरे युद्ध में अजयपाल जीत जाता है। ठीक है, अजयपाल को लेकर एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। अजयपाल इस वंश का 37वां राजा था। ठीक है, कुछ विद्वान अजयपाल को ही पवार वंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन आपने याद करना है पवार वंश का संस्थापक कौन है? वो कनकपाल है। अगर पूछेगा पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप अजयपाल पर टिक करेंगे। एक और चीज ध्यान रखनी है, अजयपाल ने उस समय जो 52 गढ़ थे, छोटे छोटे 52 गढ़ों में उस समय पूरा गढ़वाल बटा हुआ था। इन 52 गढ़ों को जीतकर पूरे गढ़वाल का एकीकरण करने का काम भी अजयपाल ने किया था। ठीक है, अजयपाल ने एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। क्वेश्चन बनता है किस पवार राजा ने केंद्रीय सेना बनाई थी? अजयपाल ने बनाई थी। ठीक है, कतूरियों को हराकर उनका स्वर्ण सिंहासन किस पवार शासक ने छीना था?
कत्यूरी राजाओं को पराजित कर उनका स्वर्ण सिंहासन छीनने वाला जो राजा था वो अजयपाल था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अजयपाल की जो तुलना है वो अशोक के साथ की जाती है, युधिष्ठिर के साथ की जाती है, इसके अलावा इंद्र से भी की जाती है। अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है, उस समय गढ़ों के लिए बेसिकली टिपड़ी शब्द का इस्तेमाल होता था, इसे भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन जाएगा गढ़वाल में टिपड़ी क्या है, तो गढ़ के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता था। गढ़ यानी पहाड़ी जो किले होते थे। इसने पहाड़ी किलों को यानी गढ़ों को जीता, इसलिए इसे इंद्र के साथ भी इसकी तुलना करी जाती है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है यानी किला तोड़ने वाला। ठीक है, राजा के लिए इस्तेमाल होता था राव, लेकिन इसने सभी 52 गढ़ों को एकीकृत किया। इसका जो राज्य था वो गढ़वाल कहलाया और गढ़वाल का जो राजा है वो गढ़पाल कहलाया। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि अजयपाल के ही काल में लगभग 1515 के आसपास जो गढ़वाल शब्द था ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तब तक इसने माना जाता है कि सभी गढ़ों को आपस में यहां पे जीत लिया था। इन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ था चांदपुरगढ़, जहां पे ये पहले से शासन करता था। एक था देवलगढ़, जहां पर ये बाद में राजधानी लेकर गया। एक था उप्पूगढ़, जहां पर कफू चौहान का शासन था, जिन्होंने काफी लड़ाई लड़ी थी अजयपाल के साथ। ये सारे गढ़ थे। ठीक है, पहला जो गढ़ माना जाता है इन 52 गढ़ों में, प्रथम गढ़ किसे माना जाता है, तो आप याद करेंगे नागपुर गढ़ को माना जाता है। ठीक है, मैं पशुओं में शेर की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, यह कथन किसका है? तो पशुओं में शेर की तरह, पक्षियों में गरुड़ की तरह, यह कथन कफू चौहान का था। काफी फेमस ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट कई बार आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो श्रीदेव सुमन के स्टेटमेंट हो, चाहे वो बलिदत्त पांडे के स्टेटमेंट हो, पेपर में आए हुए हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट ये था। जो कफू चौहान थे बेसिकली ये 52 गढ़ों में से एक उप्पूगढ़ के राजा थे। अजयपाल एक एक करके सभी गढ़ों को जीत रहा था। उप्पूगढ़ पर भी आक्रमण करते हैं, कफू चौहान को अधीनता स्वीकार करने को कहते हैं, ये नहीं करते, युद्ध होता है, इनकी पराजय होती है, अजयपाल के सामने इनको लाया जाता है। फिर से वही अजयपाल इनको कहते हैं कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार करें, ये फिर से मना करते हैं और ये वाला स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद अजयपाल के द्वारा इनको मार दिया जाता है और इनके मरने के बाद अजयपाल फिर एक स्टेटमेंट कहते हैं, वीर तुम जीते हम हारे। ये किसने कहा था? ये अजयपाल ने कहा था। ठीक है, कफू चौहान जो थे ये कहां के शासक थे? ये उप्पूगढ़ के शासक थे। इनका नाम, इनके गढ़ का नाम आपने ध्यान रखना है, वर्तमान टिहरी गढ़वाल में ये पड़ता था। ठीक है, इनका एक फेमस सेनापति भी था जिसका नाम पूछा जा सकता है, देबू इसका नाम था, इनके सेनापति का नाम। ठीक है, अजयपाल ने किस वर्ष देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए, अजयपाल ने राजधानी परिवर्तित करी थी। किस वर्ष में करी थी? अजयपाल ने 2 बार राजधानी परिवर्तित करी। पहली बार वो राजधानी देवलगढ़ में लेकर गया और दूसरी बार में राजधानी श्रीनगर में लेकर गया। देवलगढ़ में राजधानी उसने 1512 में बनाई, श्रीनगर में 1517 में बनाई थी। ठीक है, ज्यादातर सोर्सेस में आपको यही मिलेगा। हालांकि आयोग ने एक बार पूछा कि श्रीनगर राजधानी कब बनी, तो आयोग ने 1515 को सही माना था, लेकिन वो तब था जब विकल्पों में 17 नहीं था। तो आपने पहले इन्हीं जो तथ्य हैं इनको याद रखना है। आपसे देवलगढ़ का पूछा है, 1512 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी जो कुल देवी थी राजराजेश्वरी, उनके लिए एक प्रसाद, एक महल का निर्माण भी यहां पर किया, कुल देवी की स्थापना यहां पर करी। इसके अलावा देवलगढ़ में ही जो इनके गुरु थे सत्यनाथ भैरव, उनके मंदिरों का निर्माण, उनका जीर्णोद्धार करवाने का काम भी अजयपाल ने किया था। ठीक है, ठाकुर शूरवीर सिंह के तांत्रिक विद्या ग्रंथ सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? तो एक क्वेश्चन बना था पेपर में, ये जो संवारी ग्रंथ है या सांवरी ग्रंथ है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तांत्रिक विद्या ग्रंथ। ये तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा है। ठीक है, इसको लिखा किसने है? इसे ठाकुर शूरवीर सिंह ने लिखा है। इसका संबंध किससे है? इसमें अजयपाल का उल्लेख है और इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमने जैसे देखा कि अजयपाल के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? सत्यनाथ भैरव। इनकी समाधि कहाँ है? देवलगढ़ में ही इनकी समाधि स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी पवारों की राजराजेश्वरी देवी थी, यानी इनकी कुल देवी थी, उनका राज प्रसाद कहाँ पर है, उनका मंदिर, उनका महल कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ है? देवलगढ़ में है। ठीक है, जो सांवरी ग्रंथ है इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ बेसिकली जो गोरखनाथ पंत है उन्हीं से जोड़कर इनको देखा जाता है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज।
और इस पुस्तक में गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का जनक माना गया है अजयपाल को, इसलिए उसका नाम यहां पे आदिनाथ आता है। ठीक है, अजयपाल के गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है सत्यनाथ भैरव, आपने ध्यान रखना है। किस पंथ का अनुयायी था अजयपाल? गोरखनाथ पंथ को आपने ध्यान रखना है। गढ़वाल में सर्वप्रथम सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? देखिए, गढ़वाल के अंदर सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति करी थी जात पात व्यवस्था को खत्म करने के लिए, ये करी थी अजयपाल ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी तरह सरोला सभा, इसका भी गठन हुआ था बाद में आधुनिक उत्तराखंड के अंदर। ये जो सरोला सभा थी ये बनी थी 1904 में, तारादत्त गेरोला ने इसको बनाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला, भूमि माप की धूली पाथा पद्धति किसने शुरू करी थी? तो भूमि माप की धूली पाथा जो पद्धति थी, भूमि माप के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा बेसिक जो इसका इस्तेमाल होता था अनाज तौलने के लिए होता था। ठीक है, यह अजयपाल के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो देवलगढ़ से शिलालेख मिले हैं उनमें इसको, धूली पाथा को, अजयपाल का धर्म पाथा कहा गया है, ध्यान रखेंगे। पवार शासक सहजपाल से जुड़े निम्न कथनों में विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, यह पहला पवार शासक था जो मुगलों के संपर्क में आया। पहला बिल्कुल सही है। पहला पवार राजा जिसके काल में मुगल उत्तराखंड में आए, जो मुगलों के संपर्क में आया, वो सहजपाल था। ठीक है, इसके शासनकाल में, इसको करना यहां पे इसके काल में शाहजहां ने गंगा का स्रोत पता करने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था। गलत हो जाएगा, ये जो दल था ये शाहजहां ने नहीं, अकबर ने भेजा था। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है। तो मुगल यहां पर आते हैं खोज करने के लिए, लेकिन सहजपाल इनको हरिद्वार से आगे नहीं जाने देता है। ठीक है, मेधाकर शर्मा की रचना रामायण प्रदीप में इसे महाबली शासक कहा गया है। किस पवार शासक को महाबली शासक कहा गया है? रामायण प्रदीप में जो मेधाकर शर्मा की रचना है, प्रदीप शाह के दरबारी थे, उन्हीं के काल में ये रचना इन्होंने लिखी और इसी में सहजपाल को महाबली शासक कहा। यह सही है। सहजपाल ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी चढ़ाई थी जिस पर लेख लिखे हैं, यह भी सही है। घंटी लेख इसको कहा जाता है। कहां से मिला है? देवप्रयाग से। किसका है? सहजपाल का है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आपके कौन से वाले सही है? केवल दूसरा वाला आपका गलत है, पहला, तीसरा, चौथा आपके सही है। आईने अकबरी में बसंतपुर गांव पर मुगल हमले का विवरण मिलता है। यह वर्तमान में किस जनपद में है? देखिए, आईने अकबरी में यह बताया गया है कि एक बसंतपुर गांव इस क्षेत्र में पड़ता था जिस पर मुगलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, यह जो बसंतपुर गांव है वर्तमान में इसकी जो स्थिति मिलती है वो देहरादून में मिलती है। यानी यह गांव कहां पर है? वर्तमान देहरादून में है, जहां पर मुगलों ने हमला किया था। सहजपाल के काल में यह हमला हुआ था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि यह गांव कहां है? देहरादून। शाह की पदवी धारण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? पहला पवार राजा जिसने शाह की पदवी को धारण किया, इसका नाम था बलभद्र शाह। हमने देखा पवार राजाओं के शुरुआती नाम क्या थे। एक राजा जिसका नाम था कनकपाल, दूसरा हमने देखा सोनपाल। ठीक है, तीसरा हमने देखा लखनपाल, अजयपाल, जगतपाल, अनंत देवपाल। ये सारे राजा जो थे ये पाल उपाधि को धारण करते थे। बाद में के राजाओं के हम नाम देखते हैं, महीपति शाह, फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह। उन्होंने उपाधि धारण करी शाह। तो कभी ना कभी तो यह चेंज हुआ होगा कि पाल से शाह पर आए। सबसे पहले शाह की उपाधि को किसने धारण किया था? यह बलभद्र शाह ने ही किया था। बलभद्र शाह इस वंश का 43वां राजा था। इसके काल में माना जाता है कि इसे अकबर के द्वारा ये उपाधि दी गई और फिर इसने इस उपाधि को धारण किया और फिर इसके बाद के सभी राजाओं ने इस उपाधि को धारण किया। हालांकि वंशावली में एक और राजा है जिसने शाह की उपाधि को धारण किया है बलभद्र शाह से पहले, उसका नाम है कल्याण शाह। यह अजयपाल का पुत्र था। माना जाता है कल्याण शाह को यह उपाधि लोदी राजाओं के द्वारा दी गई, लेकिन यहां से यह फॉलो नहीं हुआ, यह प्रथा फॉलो नहीं हुई। यह फॉलो कहां से हुआ? बलभद्र शाह के काल से। इसीलिए सवाल आएगा सबसे पहले किसने लगाया? तो बलभद्र शाह। सवाल होगा बलभद्र शाह से पहले किसका उल्लेख मिलता है? तब आप कहेंगे कल्याण शाह। ठीक है, अजयपाल का ये पुत्र था।
बलभद्र शाह से जुड़ा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, इसने रुद्रचंद के विरुद्ध ग्वालदम का युद्ध लड़ा था। पहला बिल्कुल सही है। बलभद्र शाह ने ग्वालदम का युद्ध लड़ा, 1581 में यह युद्ध हुआ था। कुछ जगहों पे 1591 भी है, दोनों आपने ध्यान रखना है, विकल्पों के आधार पर तय करना है, पहला रेफरेंस 81 को देना है, ठीक है। ये जो ग्वालदम का युद्ध था इसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। इसने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी थी और इसकी तुलना भीमसेन से की जाती है। बलभद्र शाह जिन्होंने सबसे पहले शाह की उपाधि को धारण किया, इसकी तुलना भीमसेन से, यानी इसे काफी शक्तिशाली बताया गया है, ठीक है। और इसी ने बहादुर शाह की उपाधि को भी धारण किया था। यह पवार शासकों में शाह की उपाधि धारण करने की परंपरा शुरू करने वाला शासक था। यह भी बिल्कुल सही है। इनमें से गलत कौन सा है? कोई भी नहीं इनमें से गलत है, ठीक है। यानी यहां पे सभी कथन सही है। अगला, मान शाह से संबंधित निम्न गलत कथन को चुनें। 4 कथन है, गलत वाले को चुनना है। देखिए, कवि भरत मान शाह का दरबारी कवि था। जो कवि भरत थे किसके दरबार में रहते थे? ये मान शाह के दरबार में रहते थे। कवि भरत के द्वारा एक प्रसिद्ध रचना करी गई है मानोदय काव्य। मानोदय काव्य संस्कृत में इन्होंने लिखी है, ठीक है। इसे मान शाह ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ये वाला कथन आपका गलत है। देखिए, जो कवि भरत थे ये मानशाह के दरबार में जरूर थे। मानशाह के दरबार से पहले ये जहांगीर के दरबार में भी थे और ये ज्योतिष थे। मुख्य तौर पर ये क्या थे? ज्योतिष थे। तो जहांगीर के द्वारा इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी गई, ठीक है। किसने दी? जहांगीर ने। बाद में ये मानशाह के दरबार में आए, तो ये वाला आपका गलत है। कवि भरत की प्रसिद्ध रचना मानोदय काव्य किस काल में लिखी गई? मानशाह के काल में। पवार काल का सबसे प्राचीन काव्य है, यह भी बिल्कुल सही है। किस भाषा में है? तो भाषा भी याद करेंगे, संस्कृत में है। मानोदय काव्य की भाषा संस्कृत है, बिल्कुल सही है। आपको गलत बताना था, ये वाला सेकंड वाला कथन आपका गलत है। यूरोपियन यात्री विलियम फिंच किसके काल में गढ़वाल आया था? देखिए, विलियम फिंच की बात करते हैं। जो विलियम फिंच था ये 1608 से लेकर 1611 तक लगभग ये भारत में रहा। इसी दौरान इसने गढ़वाल की यात्रा भी करी। गढ़वाल की यात्रा के दौरान उस समय यहाँ का राजा कौन था? मानशाह यहाँ का राजा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये जो विलियम फिंच था किसके काल में आया? मानशाह। मानशाह के काल की सुख समृद्धि की रचना इसने, मानशाह के काल के सुख समृद्धि का वर्णन इसने अपने लेखों में किया है। इसने कहा है कि जो गढ़वाल का शासक है काफी पैसे वाला है, सोने की थाली में वो खाना खाता है। मानशाह को काफी शक्तिशाली राजा और एक समृद्ध राज्य का राज्य बताया है, ठीक है। तो मानशाह के समृद्ध और शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णन किसने किया है? विलियम फिंच ने किया है, ठीक है। यह एक यूरोपियन यात्री था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि किस विदेशी यात्री ने मानशाह के राज्य का वर्णन किया है? विलियम फिंच को आपने ध्यान रखना है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है फॉस्टर ने और इसी फॉस्टर की पुस्तक में विलियम फिंच के यात्रा विवरण छापे गए हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।